राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय सभी के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए सरल और त्वरित होना चाहिए। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। और आइए अब सीधा रुख करेंगे खेलों की खबरों के लिए, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौरव का। गौरव, शुक्रिया पराक्रम। और खेल की खबरों की आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, वैसे तो खेल आजकल का कार्यक्रम है, हफ्ते भर की खबरों को लेकर समेट के आते हैं हम, लेकिन इस कार्यक्रम में इस बार हम शुरुआत करेंगे पेरिस पैरालंपिक की खबरों के साथ। तो पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन भारत की मनीषा रामदास ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। बैडमिंटन सिंगल्स SU5 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मनीषा रामदास ने जापान की मामिको टोयोडा को 21-13, 21-14 से शिकस्त दी। वहीं पैरा बैडमिंटन के SL3 के क्वार्टर फाइनल में मनदीप कौर का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। उन्हें नाइजीरिया की मरियम बोलाजी ने 21-8, 21-9 के सीधे सेटों में आसानी से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बैडमिंटन में ही पलक कोहली भी क्वार्टर फाइनल में हार गई। SL4 वर्ग में पलक को इंडोनेशिया की केस सादिया ने हराने में सफलता पाई। इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने मुकाबले को 21-19, 21-15 से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो इस हफ्ते पैरालंपिक खेलों की शुरुआत भी हुई और इन पैरालंपिक खेलों में भारत ने भी शानदार शुरुआत की। और ऐसे ही एक निशानेबाज हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आइए नजर डालते हैं अवनी लेखरा की उपलब्धियों पर। पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा ने 249.7 का स्कोर किया, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। अवनी लेखरा के शानदार करियर पर नजर डालें तो टोक्यो पैरालंपिक में भी उन्होंने 2 पदक जीतने में सफलता पाई थी। टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया था। फ्रांस में आयोजित 2022 विश्व कप में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण कोरिया में 2022 में आयोजित विश्व कप में अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में रजत पदक जीता था। पैरा एशियन गेम्स 2022 में अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अवनी की कामयाबी में उनके पिता का अहम योगदान है, जिन्होंने दुर्घटना के बाद लकवाग्रस्त होने पर अवनी को निशानेबाजी के लिए प्रेरित किया। अवनी की इस उपलब्धि से उनके पिता बेहद खुश हैं। जो स्कोर था प्रैक्टिस के दौरान भी, वो जो भी इसके समकक्ष खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने कोटा जीत रखा था, उसके इक्विवेलेंट था। तो मुझे उम्मीद थी कि ये अगर उस दिन थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इसका मेडल बन जाएगा। एक दोहा है, वो मैंने उसको लिख के दिया था कि कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। पैरालंपिक के लिए रवाना होने से पहले इन शानदार रिकॉर्ड्स को देखते हुए अवनी से पदक की प्रबल उम्मीद थी और एक बार फिर अवनी इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो इस पेरिस पैरालंपिक में केवल अवनी लेखरा ही नहीं, बल्कि अवनी लेखरा के साथ ही साथ मनीष नरवाल ने भी अपना लोहा जो है वो मनवाया। भारत के एक और स्टार शूटर मनीष नरवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जो है वो अपने नाम किया और इतिहास रचा। मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। वहीं पेरिस पैरालंपिक प्रतियोगिता में तीसरे दिन भारत ने निशानेबाजी से एक और पदक हासिल किया। भारतीय निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने 211.1 अंक हासिल किए। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का ये 5वां पदक भी रहा। रुबीना ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 7वां स्थान हासिल किया था, जबकि पैरा एशियन गेम्स में उन्होंने कांस्य पदक जीता था।
अब बात कर लेते हैं भारतीय एथलीट प्रीति पाल की। भारत की प्रीति पाल ने पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। ट्रैक और फील्ड में भारत के लिए पैरालंपिक में ये पहला पदक है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रीति की सफलता उनकी कड़ी मेहनत का फल है। प्रीति की इस सफलता से उनके परिवार के लोग काफी खुश हैं और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। तो जाहिर तौर पर प्रीति पाल की ये कामयाबी जो है वो एक ऐसे समय पर आई है जबकि खास तौर से भारतीय पैरा खिलाड़ी जो हैं वो लगातार शानदार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। प्रीति के गांव में भी खुशी का माहौल है और उन्हें सबने एक साथ मिलकर के इस खुशी को बांटा। तो जाहिर तौर पर प्रीति पाल की ये कामयाबी जो है वो अपने आप में बहुत सारी जो एक ऐतिहासिकता है उसको समेटे हुए है। तो वाकई प्रीति पाल ने जब ये कांस्य पदक अपने नाम किया तो जाहिर तौर पर जो शुक्रवार का दिन था वो भारत के लिए काफ़ी बड़ा रहा था और भारत ने शुक्रवार के दिन अकेले 4 पदक जो है वो अपने नाम किए थे। तो प्रीति के प्रदर्शन से उनके गांव में भी खुशी का माहौल है और प्रीति ने अपनी इस कहना चाहिए जो शानदार जो कामयाबी हासिल की वो उनकी मेहनत का भी एक नतीजा रही। तो आपने पेरिस पैरालंपिक से जुड़ी हुई इन तमाम खबरों को देखा, लेकिन अब वापस लौटते हैं और देखते हैं खेल आजकल, क्योंकि खेल आजकल में हम उन तमाम खबरों को समेट कर लाते हैं जो कि हफ्ते की बड़ी खबरें जो है वो रहती हैं। तो आइए खेल आजकल की जो शुरुआत है उसको करते हैं विशेष संवाद के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पीएम ने पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से जो है भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की है। मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस से प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की है। और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय परचम जो है वो लहरा दिया है पेरिस पैरालंपिक में। प्रधानमंत्री मोदी ने अवनी लेखरा को खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की है। यानी कि जिस तरह से पीएम जो है वो हमेशा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, उसी का एक और उदाहरण जो है वो पेरिस पैरालंपिक में देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अवनी लेखरा को खेलों में उनके अन्य प्रयासों में सफलता की भी उन्होंने कामना की है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अवनी लेखरा को अभी दूसरे इवेंट्स में भी जो है वो अपना हिस्सा लेना है। दूसरे इवेंट्स की कैटेगरी जो है उनकी शूटिंग की, उस अन्य कैटेगरियों में भी वो हिस्सा लेंगी। तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने उनको कहना चाहिए एक उम्मीद जताई है कि वो शानदार प्रदर्शन करेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मोना अग्रवाल से बात की, मनीष नरवाल से बात की, उनके शानदार प्रदर्शन की उन्होंने तारीफ भी की। और जिस तरह से प्रीति पाल जो थी जिन्होंने एथलेटिक्स में जो शानदार प्रदर्शन किया था उस पर उन्होंने उनको भी बधाई दी। तो हम हमेशा से देखते आए हैं कि चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरालंपिक गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो या पैरा एशियन गेम्स हो या कोई भी छोटी बड़ी प्रतियोगिता हो, जब भी भारतीय खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे हार हो या जीत हो,
कोई भी मौका हो, लेकिन पीएम जो है वो हमेशा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं और उनका हौसला जो है वो बढ़ाते रहते हैं। और उसी का उदाहरण जो है वो एक बार फिर से देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की है, उनकी हौसला अफजाई की है और उम्मीद जताई है कि आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं उसमें भी भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो इसी तरह का शानदार प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि अवनी लेखरा ने कमाल किया था 10 मीटर एयर पिस्टल में और उन्होंने कहना चाहिए कि जिस तरह से स्वर्ण पदक की जो कहना चाहिए जो कहानी है उसको एक बार फिर से दोहराया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से टोक्यो पैरालंपिक में भी अवनी लेखरा का कमाल जो है वो देखने को मिला था। तो पीएम जो है वो हमेशा से हौसला अफजाई जो है वो खिलाड़ियों की करते रहे हैं और उसी का एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। अब तक पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने 5 पदक जो हैं वो जीत लिए हैं, यानी कि आज केवल चौथा दिन है और सिर्फ 4 दिन के अंदर ही महज भारतीय दल ने 5 पदक जो हैं वो अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें से एक जो है वो स्वर्ण पदक है जिसे अवनी लेखरा ने जीता है। तो जाहिर तौर पर ये बात जो है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं पहलवान रवि दहिया की। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान रवि दहिया का कहना है कि वो जल्द ही मैट पर वापसी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुश्ती में वजन नियंत्रण में रहे इसकी पूरी जिम्मेदारी पहलवान की ही होती है। रवि ने अमन सहरावत की कुश्ती की भी सराहना की और कहा कि अमन के अंदर मादा है अगले ओलंपिक में मेडल के रंग को बदलने का। रवि दहिया से इन तमाम विषयों पर बात की हमारे संवाददाता और साथ ही साथ आप देखिए कि डीडी न्यूज की टीम ने किस तरह से बात की। ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान रवि दहिया इस वक्त किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ उनका कुश्ती को लेकर के एम है, सीधे उन्हीं से जानते हैं। रवि, भले ही हमने आपको पेरिस ओलंपिक में नहीं देखा है, लेकिन अब आपकी अगली तैयारी क्या है, क्योंकि आप टोक्यो के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। अभी काफ़ी मैं इंजरी में हो गया था, सर्जरी भी हुई, तो अभी काफ़ी ठीक है। तो अभी डॉक्टर की बात का अभी इंतजार है क्योंकि फिटनेस पे काफ़ी काम है जो चल रहा है। तो डॉक्टर अब जब बोलेगा तो उसके बाद हम मैच पे आ जाएंगे। आपने जैसे आपने बताया कि इंजरी एक इशू रहा है आपके साथ, तो आपको हम कब किस प्रतियोगिता में खेलते हुए देख सकते हैं जल्द से जल्द? देखो अभी तो इंजरी अभी ठीक हुई है, तो डॉक्टर का भी इंतजार है। डॉक्टर जब बोलेगा तो जब उसके बाद ही आ पाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर की फाइनल कॉल होगी उसके बाद। एशियन गेम्स अब क्योंकि सबसे बड़ी प्रतियोगिता रहने वाली है 2026 में, जो कि जापान में होने वाला है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी आपकी रहेगी, किस तरह से आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे, क्योंकि लंबा समय हो गया है रेसलिंग को एक तरह से छोड़े हुए आपको? जी बिल्कुल, देखो काफ़ी समय है तो काफ़ी उतार चढ़ाव आए, सर्जरी हुई तो 3 लिगामेंट की एक साथ होना, तो काफ़ी समय था। जल्दबाजी भी कई चीज़ों में, तो डॉक्टर ने बोला कि कई चीज़ों में जल्दबाजी होगी, तो आपको थोड़ा फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। खेल से आप लगातार बने रहो तो एक अलग बात होती है, लेकिन खेल से आप दूर हो गए, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखो कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव जो बातें हैं उनसे कि वे की जाएँ, अपने अच्छे जो फ्रेंड्स हैं या जो हमारी फैमिली है या यार दोस्त है, तो उनसे बात की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव किस तरीके से कुछ अच्छी बुक पढ़ी जाए, किसी अच्छे खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा जाए, तो ये मैं मानता हूँ ये एक तकनीक है। अभी इस ओलंपिक में वजन को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई, इसको लेकर के पहलवान को किस तरह से सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोचिंग सपोर्ट स्टाफ तो है, लेकिन खुद एक पहलवान की कितनी जिम्मेदारी होती है और उसको किस तरह से अपने आप को इस समस्या से कहना चाहिए टैकल करना होगा? तो ये खिलाड़ी का एक मामला होता है, मैं मानता हूँ। और कई बार देखो बातें तो ये पहले भी होती थी, पर वह बात अब की बार उसका खिलाड़ी का वेट कम, मतलब 100 ग्राम पे टक गया, तो वो इसलिए ज़्यादा हो गई है। तो एक खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा एक अपना एक वो होता है, क्योंकि खिलाड़ी को देखना होता है कि आप कितना वजन कम कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। और मैं मानूंगा ये बैड लक था, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, तो एक बार हो गया, पर आगे से मैं मानता हूँ ऐसे चांसेस बहुत कम आते हैं कभी कभी। तो खिलाड़ी को अपना ध्यान रखना ये सबसे पहले प्रायोरिटी है उसकी। अमन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की उन्होंने पहलवानी की, हालांकि जापान के पहलवान के खिलाफ उनको सेमीफाइनल मुकाबला गंवाना पड़ा, लेकिन फिर भी जिस तरह के जो युवा पहलवान हैं और लगातार एक अच्छा दमखम भरते आ रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो बिल्कुल बहुत काफ़ी युवा हैं और काफ़ी एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखोगे पिछले टूर्नामेंट सारे के सारे में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ओलंपिक्स तो अभी ब्रॉन्ज जीता है, तो अगले ओलंपिक्स में उनके जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे।
अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है रवि कि आप भी 57 में हैं, अमन भी 57 में है, तो मैट पर शायद आप लोग एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही स्टेडियम से निकले हैं तो किस तरह का एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप? खिलाड़ी हैं, खेल में तो भाई भाई भी खेलते हैं, तो वो हम ये खिलाड़ी हैं, तो जब मुकाबला होता था खेलते ज़रूर हैं। बस यही है कि ज़्यादा ट्रेनिंग करता है या फिर ऊपर वाले का बड़ा हाथ होता है कि आप कब इंजरी से बच रहे हो या इंजरी में हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक दूसरे से देखते हैं, जितना ज़्यादा सीखा जाए उतना सीखते हैं, कोशिश करते हैं। रवि, हालांकि ये काफ़ी दूर की बात है, लॉस एंजलिस में कितने मेडल आएंगे कुश्ती से, लेकिन फिर भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी अपनी देश की जो कुश्ती जिस दिशा में चली है, बढ़ी है आगे, उसको देखते हुए अगर यही तस्वीर बनी रहती है तो किस तरह की एक तस्वीर बनते हुए आप अभी से देखते हैं? मैं मानता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते हैं, जो आज तक जितना हमने नहीं जीते उससे हम 2 से 3 गुना हम जीतने की कोशिश रहेगी कि, और उम्मीद भी रहेगा कि हम उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है रवि दहिया, जिनका साफ तौर पर कहना है, जिन्होंने अपने बारे में भी बताया कि वो जल्द ही मैट पर वापसी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने लॉस एंजलिस ओलंपिक को लेकर के भी बातें कही हैं कि कुश्ती जो है वो जिस दिशा से आगे बढ़ रही है, लगातार पहलवान जो है वो आगे आ रहे हैं और नए पहलवान भी निकल रहे हैं, तो उससे लॉस एंजलिस ओलंपिक तक आते आते एक बेहतर तस्वीर जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारत की 16 सदस्यीय बधिर निशानेबाजी टीम ने जर्मनी के हैनोवर में आयोजित दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में शानदार शुरुआत करते हुए प्रतियोगिता के पहले दिन 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में भी 2 बार पोडियम पर जगह बनाई। वहीं अभिनव बिंद्रा और शुभम ने चेतन सकपाल के साथ मिलकर स्पर्धा में टीम रजत पदक हासिल किया। और अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट एक्सपो की। भारत खेलों का सबसे बड़ा बाजार है और देश विदेश में विभिन्न तरह के खेल उत्पादन की मांग को पूरा करता है। इस कड़ी में नई दिल्ली में खेल सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए स्पोर्ट इंडिया और बिजनेस 2024 एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। 29 अगस्त से 31 अगस्त तक चले इस एक्सपो में देश की कई बड़ी खेल निर्माता कंपनियों ने हिस्सा लिया। ये एक्सपो एक ऐसा मंच था जहां देश की जानी मानी कंपनियों ने अपने उत्पाद को प्रदर्शित किया। और आइए, पीएम मोदी ने आज जिस तरह से बात की है पेरिस पैरालंपिक में देश का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों से, तो आइए सुनते हैं उस बात को और किस तरह से पीएम ने आज हौसला अफजाई की है, उसको देखते हैं। मैं मनीष नरवाल बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर, नमस्ते सर। मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हो सर? हाँ जी सर। सर मैं देश के लिए सर दूसरी बार हाँ जी सर, हाँ जी सर। वो भी काफी मोटिवेट हुए हैं सर इस मेडल से। सर काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे और भारतीय निशानेबाज काफ़ी अच्छी मेहनत करके आए हैं और डेफिनेटली हम ज़्यादा मेडल लेके जाएंगे पिछली बार से। सर काफ़ी खुशी का माहौल है सर टीम में और अवनी ने स्टार्टिंग की थी गोल्ड से, तो हम उसको मेंटेन करके चल रहे हैं कि हम पिछली बार 5 मेडल थे, अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 7 मेडल लेके जाएं। हाँ जी सर।
सर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर इंडिया को कि पहले एक भी मेडल नहीं आता था, अब इतने सारे मेडल लेके जाते हैं। चलिए मनीष, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और आपका दूसरा मौका सही रहता है। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्ते सर, मैं रुबीना फ्रांसिस। क्या बोल रही हो? हाँ जी सर। बताइए कैसी हो? बढ़िया सर। अपना कुछ अनुभव बताइए। सर लास्ट टाइम 7th पे थी मैं टोक्यो पैरालंपिक्स में, अभी आई गॉट ब्राउन्स, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं एंड मैच्योरिटी से मैंने इस बार सारी चीज़ें हैंडल करी है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। आपने बहुत हिम्मत के साथ ताकत दिखाई है। जी आगे भी आपकी कोशिश है। जी सर। सामान्य परिवार से निकल कर आपने जो हौसला दिखाया है ना, जी सबको प्रेरणा मिलेगी। जी सर। बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच सर। और बाकी खिलाड़ी जिनके खेल अभी चल रहे हैं उनको भी, और जिनके खेल बाकी है उनको भी, क्योंकि आप लोगों से मिले मेरी तरफ से उनका हौसला बुलंद कीजिए। जी सर। और सबको मेरी तरफ से बधाई भी दीजिए। जी मौका मिलते ही अमृत अलग के बाद करें। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये आपने बातचीत सुनी कि किस तरह से पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात की। उन्होंने मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस से बातचीत की, उनके प्रदर्शन की तारीफ की और साथ ही साथ कहा उनके जो प्रदर्शन में जिस तरह से उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन करके देश के लिए पदक जीता है, उसके लिए पीएम मोदी ने इन खिलाड़ियों को बधाई दी। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो हमेशा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल जो है वो इस वक्त शानदार प्रदर्शन कर रहा है और अब तक भारतीय दल ने 5 पदक जो हैं वो अपने नाम कर लिए हैं। भारतीय दल जो है वो लगातार अपने प्रदर्शन से मेडल्स का जो ग्राफ है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है और पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक में हमारे कुल 19 पदक आए थे, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार पेरिस पैरालंपिक में पदकों की संख्या को 19 से भी आगे ले जाया जाए। और आइए एक और वीडियो देखते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात की और उनकी किस तरह से हौसला अफजाई की है। जी सर। जी ओके सर। सर वॉइस कम आ रहा है आपका, फिर से। हेलो हेलो, नमस्कार सर। कौन बोल रहा है? सर मैं प्रीति बोल रही हूँ। वाह वाह, आप सब कैसे हैं? सर हम बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बधाई देने के लिए कॉल किया है। जी सर। पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू सर। हिंदुस्तान के तिरंगे को फहराया, भारत की शान को बढ़ाया है। जी सर। बहुत कम लोगों को पता होता है इतनी शारीरिक तकलीफों के बावजूद भी अगर उत्तम निर्धार हो तो कैसा पराक्रम किया जाता है वो आप लोगों ने दिखाया है। जी सर। करोड़ों देशवासियों को आपकी इन उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। आज वैसे मैं अवनी को भी बधाई देना चाहता था, लेकिन उन्हें अभी और इवेंट में हिस्सा लेना है, वहाँ की है, इसलिए वो अभी हमारे साथ नहीं वही है। उनकी सफलता से भी पूरा देश
साथ लोग गर्व अनुभव करते जी सर। हैं। आप पंचरत्न कमाल कर रहे हैं अभी तो। जी मैं सर। अब आपसे सुनना चाहूंगा, बताइए क्या कहना चाहते हैं आपको, वहाँ कैसा लग रहा है, व्यवस्थाओं वगैरह कैसी है और मूड क्या है सबका? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा सपना था कि अपने देश का तिरंगा किसी और देश में लहराना है और ये मेरा सपना पूरा हो गया है सर। अभी तो यकीन भी नहीं हो रहा है खुद पे भी। घर में बात हुई थी तो क्या हुआ? जी सर, सब को बहुत खुशी हो रही है। सब मतलब रो रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया, हमें तो यकीन ही नहीं था। और अपना पीसीआई और साई वाले, खेलो इंडिया वाले, ओजीक्यू वाले सर हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये सितंबर में आपका जन्मदिन, जी सर जी। 22 सितंबर को इस बार आप बड़े शान से अपना जन्मदिन बनाइए। जी बिल्कुल सर, अपना जन्मदिन मनाऊंगी सर बहुत अच्छे से। तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि किस तरह से पीएम मोदी ने जो है वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से बात की। मनीष नरवाल बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर, नमस्ते सर। मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हो सर? हाँ जी सर। सर मैं देश के लिए सर दूसरी बार हाँ जी सर, हाँ जी सर। वो भी काफ़ी मोटिवेट हुए हैं सर इस मेडल से। सर काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे और भारतीय निशानेबाज काफ़ी अच्छी मेहनत करके आए हैं और डेफिनेटली हम ज़्यादा मेडल लेके जाएंगे पिछली बार से। सर काफ़ी खुशी का माहौल है सर टीम में और अवनी ने स्टार्टिंग की थी गोल्ड से तो हम उसको मेंटेन करके चल रहे हैं कि हम पिछली बार 5 मेडल थे, अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 7 मेडल लेके जाएं। हाँ जी सर। सर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर इंडिया को कि पहले एक भी मेडल नहीं आता था, अब इतने सारे मेडल लेके जाते हैं। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्ते सर, मैं रुबीना फ्रांसिस। हाँ जी सर। बढ़िया सर। सर लास्ट टाइम 7th पे थी मैं टोक्यो पैरालंपिक्स में, अभी आई गॉट ब्राउन्स, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं एंड मैच्योरिटी से मैंने इस बार सारी चीज़ें हैंडल करी है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी जी सर। जी 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 सर। थैंक यू सो मच सर। और बाकी खिलाड़ी जिनके खेल अभी चल रहे हैं उनको भी, और जिनके खेल बाकी है उनको भी, क्योंकि आप लोगों से मिले मेरी तरफ से जी जी सर। और सबको मेरी तरफ से बधाई भी दीजिए। जी मौका मिलता ही अमृता अलग से बात आप सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरह से पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनके प्रयासों की सराहना की और उनको पदक जीतने पर साथ ही साथ बधाई भी दी।
पीएम मोदी ने हमेशा जो है वो खिलाड़ियों की इस तरह से हौसला अफजाई वो करते आए हैं। हमने देखा था कि किस तरह से पेरिस ओलंपिक में भी उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की थी और उनकी हौसला अफजाई की थी, और उसी के तर्ज पर आज हमने देखा कि किस तरह से पेरिस पैरालंपिक में मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रूबीना फ्रांसिस से प्रधानमंत्री ने बातचीत की और उनके प्रदर्शन की सराहना की और उम्मीद भी जताई कि आगे भी उनका प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से बना रहेगा। और आइए अब देख लेते हैं कि एथलेटिक्स में जो प्रीति पाल ने मेडल जीता, उनसे क्या कुछ पीएम मोदी ने बातचीत की। नमस्कार सर। कौन बोल रहा है? सर मैं प्रीति बोल रही हूँ। वाह वाह, आप सब कैसे हैं? सर हम बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बधाई देने के लिए कॉल किया है। जी सर। पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू सर। हिंदुस्तान के तिरंगे को फहराया, भारत की शान को बढ़ाया है। जी सर। बहुत कम लोगों को पता होता है इतनी शारीरिक तकलीफों के बावजूद भी अगर कम निर्धार हो तो कैसा पराक्रम किया जाता है वो आप लोगों ने दिखाया है। जी सर। करोड़ों देशवासियों को आपकी इन उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। आज वैसे मैं अवनी को भी बधाई देना चाहता था, लेकिन उन्हें अभी और इवेंट में हिस्सा लेना है, बाकी है वो अभी हमारे साथ नहीं पड़ी है। उनकी सफलता से भी पूरा देश झूम उठा है, सब लोग गर्व अनुभव करते। जी सर। आप पंचरत्न कमाल कर रहे हैं अभी तो। जी सर। अब आपसे सुनना चाहूंगा, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप लोग, वहाँ कैसा लग रहा है, व्यवस्थाओं वगैरह कैसी है और मूड क्या है सबका? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरा सपना था कि अपने देश का तिरंगा किसी और देश में लहराना है और ये मेरा सपना पूरा हो गया है सर। अभी तो यकीन भी नहीं हो रहा है खुद पे भी। घर में बात हुई प्रीति तो क्या हुआ? जी सर, सब को बहुत खुशी हो रही है, सब मतलब रो रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया, हमें तो यकीन ही नहीं था। और अपना पीसीआई और साई वाले, खेलो इंडिया वाले, OGQ वाले सर हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये सितंबर में आपका जन्मदिन है। जी सर। जी 22 सितंबर को इस बार आप बड़े शान से अपना जन्मदिन बनाइए। जी बिल्कुल सर, अपना जन्मदिन मनाऊंगी सर बहुत अच्छे से। तो ये आपने सुना कि किस तरह से पीएम मोदी ने पैरा एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली प्रीति पाल से बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की और उनसे ये पूछा कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है, किस तरह से आप इस जीत को देख रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपकी ये जो जीत है, आपका ये जो प्रदर्शन है, वो पूरे देश को जो है वो गौरवान्वित कर रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से शुक्रवार का दिन जो था वो भारत के लिए बेहद शानदार रहा था और भारत ने अकेले शुक्रवार को ही जो है वो 4 मेडल जो है वो अपने नाम किए थे। वहीं शनिवार को रूबीना फ्रांसिस ने एक और मेडल जीत करके भारत के पदकों की संख्या जो थी वो पेरिस पैरालंपिक में 5 तक पहुंचा दी थी। तो जाहिर तौर पर भारत का शानदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं राजा रणधीर सिंह की, जो कि OCA के चुनाव को लेकर के जो कि काफ़ी ज़्यादा का कहना चाहिए आगे दिख रहे हैं और साथ ही साथ वो अपनी बात को भी रख रहे हैं कि किस तरह से OCA जो है वो एक समृद्ध रूप में खेलों की दृष्टिकोण से सामने दिख रहा है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। 8 सितंबर को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के चुनाव हैं और उसमें राजा रणधीर सिंह जी, जो कि अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, उनका चुना जाना तय है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है, वो कुशल खेल प्रशासक रह चुके हैं और एक चैंपियन शूटर भी है। तो उनसे बात करेंगे इस जर्नी के बारे में। हमारे लिए ये जो ओलंपिक काउंसिल एशिया की मीटिंग हिंदुस्तान में है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए देश के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है।
अगर आपको याद है, आप तो छोटे हैं उम्र में, आपको तो, मैं तो 5-6 साल का था, बट 1951 से एशियन गेम शुरू हुई और शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। उसमें 1951 में जो आज पटियाला हाउस है, जो कोर्ट्स है, उस ज़माने में पटियाला फैमिली की प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ 1950 में और 51 में ये एशियन गेम्स, उस टाइम में एशियन गेम फेडरेशन कहलाती थी, एशियन गेम फेडरेशन बनी। और फिर 1951 में नेशनल स्टेडियम, जो आज ध्यानचंद स्टेडियम है, वहाँ पहली एशियन गेम्स हुई। फिर हिंदुस्तान में, फिर दुनिया भर में, एशिया में भर में घूमी। फिर 1982 में फिर आई दिल्ली गेम्स, और अब उसके बाद आपने कॉमनवेल्थ गेम्स कराई, दूसरे गेम्स कराए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स हो रही हैं। तो हमारा जो सारा सोचने का तरीका है और एम्फेसिस जो नहीं थी पहले, वो अब एम्फेसिस स्पोर्ट्स में फिर आ गई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एक अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के लिए, जिससे हिंदुस्तान को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है जहाँ भी जनरल असेंबली होती है। और ये ख़ास जब आप दिल्ली में कर रहे हैं, जहाँ से गेम्स वर फाउंडेड। आपकी जर्नी की बात करें, दशकों का अनुभव हो आपको एक खेल प्रशासक के रूप में, और आप एक चैंपियन शूटर भी रहे हैं, आपने कई गेम खेले हैं, आप क्रिकेट का भी शौक़ रखते हैं, क्रिकेट खेला भी आपने, और 5 ओलंपिक्स में आपने शूटर एज अ रिप्रेजेंट किया इंडिया को, एशियन गेम्स में गोल्ड है। तो किस तरह से इस अपनी जर्नी को देखते हैं, फ्रॉम अ चैम्पियन शूटर टू अ वी कैन से दैट एक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसने कि सबको एक छत्र के नीचे लाके, एक समावेशता का सिद्धांत लाके सबको एक ही मंच पर खड़ा किया। बेसिक क्रिकेटर्स सारी फैमिली थी, एंड मेरे फादर भी कैम्ब्रिज के लिए खेले, फिर ही प्लेड सन पंजाब, और भी बहुत मैचेस डिफरेंट टीम में खेले, बट एम्फेसिस सारा पटियाला में क्रिकेट पे था। फिर मैंने बंदूक चलाई, मेरी मौसी थी, वो नेशनल चैम्पियन थी, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम लिख दिया। तो फिर 63 से मेरी क्रिकेट, जब मैं कॉलेज आया, यहाँ से स्टीवन कॉलेज में पढ़ा मैं, तो वहाँ से मेरी शूटिंग हो गई बंद, फिर मैं क्रिकेट हो गई बंद और शूटिंग पे ज़्यादा। आई स्टार्ट रिप्रेजेंट इन इंडिया। 1963 में मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट करा जापान में, प्री ओलंपिक गेम्स में। 64 में भी गया था ओलंपिक में, पर मैं रिज़र्व था शूटर। एंड फिर 68, 72, 76, 80, 84 फिर मैंने बंदूक चलाई इंडिया के लिए। एशियन गेम चलाए, कॉमनवेल्थ गेम चलाए। उस ज़माने, हमारे ज़माने में ऐसा मारी मारी नहीं थी, हम अपने शौक़ से खेल खेलते थे। आजकल तो कंपेरेटिव हो गया, नंबर 1, और दूसरी बात है फुल टाइम ट्रेनिंग, 6-6 महीने, 8-8 महीने। जैसे मेरी बेटी आजकल बंदूक चला रही है इंडिया के लिए, जो एशियन गेम्स में हांगझाओ में सिल्वर जीता और अभी ओलंपिक चला के आई है। मैं इनको देखता हूँ और अपने ज़माने की शूटिंग को देखता हूँ, इनकी शूटिंग में बहुत मारा मारी है। अब जो मज़ा हमारे टाइम में शूटिंग में था या स्पोर्ट्स, किसी स्पोर्ट्स में था, वो अब माहौल बदल गया, इतना ज़्यादा कंपेटिटिव हो गया कि उसमें बस अगर आपने शूटर हैं तो बस 24 घंटे शूटिंग, आप जिमनास्ट है तो बस जिमनास्टिक ही करिए। और जिस स्पोर्ट में भी है, आज एक कंपटीशन है तो हफ्ते भर बाद एक और कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं था हमारे टाइम में, हम लोगों का अलग थी सोच। और जैसे कहते हैं ना कि प्रोफेशनल स्पोर्ट एंड एमेचर स्पोर्ट, तो there's a gentleman sport and there's a professional sport. तो हमारा ज़्यादा more like a gentleman sport, like a sport should be. My feeling that's how the sport should be. भारत की बात करें, किस तरह से काफ़ी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट भारत लगातार ऑर्गेनाइज कर रहा है, चाहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप हो, बड़े बड़े इवेंट कराए। और सर, किस तरह से देखते हैं कि भारत का लगातार ये बड़े इवेंट्स का आयोजन कराना, बड़ी चैम्पियनशिप का आयोजन कराना, ये क्या दर्शाता है कि फ्यूचर में हम कुछ और बड़े इवेंट और बड़ी चैम्पियनशिप कराने को अग्रसर हैं? खेलो इंडिया का बहुत स्प्रेड करी है स्पोर्ट्स, उसमें इंसेंटिव बहुत है बच्चों को, इक्विपमेंट मिल रहा है, कोचेज़ का फ़ायदा है, अलाउंस मिल रहा है उनको इसमें, जिससे पेरेंट्स पे बोझ नहीं पड़े, काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सब इनकरेजमेंट हो रही है। और ये इनकरेजमेंट
के जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने हर चीज़ में जिसमें हिंदुस्तान का नाम बढ़े, चाहे स्पोर्ट है, चाहे कल्चरल है, चाहे कुछ है, वो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं और उसमें स्पोर्ट्स को बहुत फ़ायदा हुआ। आज आप मेडल विनर हैं या थोड़ा सा मिस भी कर दें मेडल, वो खुद टेलीफोन करते हैं। एशियन गेम्स से मैं देख रहा हूँ और खिलाड़ियों रोज़ सुनता हूँ उनको पहला टेलीफोन जब तक कोई और नहीं करता वही करते हैं और अब बिल्कुल पूरी खबर रखते हैं। जो उनको सपोर्ट चाहिए, जब आपको प्राइम मिनिस्टर ही आपकी सपोर्ट कर रहा है तो रास्ते में कोई वादा होने का तो मतलब ही नहीं है ना। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी, सारा सिस्टम फॉलो करता है। तो ये जो एटीट्यूड हो गया उनके कारण, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा हिंदुस्तान स्पोर्ट को। तभी आप नए आप इंटरनेशनल स्पोर्ट करा रहे हैं, आप इंटरनेशनल चैम्पियनशिप करा रहे हैं, आप एशियन चैम्पियनशिप करा रहे हैं और अगर आप मिलिट्री गेम्स करा रहे हैं और कराने भी चाहिए। इतना बड़ा देश है अपना, तो उसमें उनकी ब्लेसिंग्स है। सर, परफॉर्मेंस की बात करें इंडियन एथलीट्स की, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, एक लगातार एक इम्प्रूवमेंट दिखा है। कुछ साल पहले अगर सोचा जाए तो ऐसा माना जाता कि ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया का मेडल जीतना बड़ा मुश्किल है। आज हमारे ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, टोक्यो में गोल्ड जीता और फिर एक सिल्वर इस बार पेरिस में जीता। तो ये कुछ सालों तक पहले किसी ने सोचा नहीं था। तो क्या मानते हैं, जो सिस्टम ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट किया है, एक ड्राफ्ट बनाया है खिलाड़ियों के लिए, ये प्लेयर उसी का एक आउट प्रोडक्ट देखते हैं? देखो, ऐसा है, एक बेस होती है आपकी, ये एक पिरामिड का सिस्टम है, ये पिरामिड की तरह है। आपने पूरी बेस बना ली, फिर आपने एक और लेयर लगा दी, फिर आपने एक और लेयर लगा दी, अब आप बिल्कुल लास्ट लेयर पे आ गए, जो पिनिकल की जहाँ नोक है, थोड़ा सा नोक से नीचे है। तो उसमें कैसे नीचे आप, कि अब आपके खिलाड़ी जो मेडल जीत रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने दूसरी बार मेडल जीता, मनु भाकर ने 2 जीत लिए, तीसरा मिस हुआ। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज सुबह उठे आप बन गए, नहीं, ये सिस्टम उसको निकालता है खिलाड़ी को। तो खिलाड़ी आते आते आ गए, आपकी शूटिंग नंबर 1 स्पॉट बन गई इंडिया की। तो जी बिल्कुल, जिस तरह से राजा रणधीर सिंह जी का कहना है कि जो भारत में जो खेल है उसमें काफ़ी सुधार आए हैं, आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने पैरामिड की बात की, जिस पैरामिड का जो बेस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और पैरामिड की जो परतें हैं वो भी बड़ी हैं और पिनाकल के लगभग हम काफ़ी पास हैं। जिस तरह का उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, खिलाड़ी 4th प्लेस पर रहे हैं और कुछ खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल्स में भी गए और मेडल चूके हैं। और पूरी उम्मीद है कि जो हमारे भारतीय खेल की एक नई दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि वो जो चुनाव होने वाले हैं 8 सितंबर को, उसमें OCA के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये भी एक भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी बात होगी, भारतीय खेल के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि वो पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करेंगे और यह भारतीय स्पोर्ट्स के लिए भी एक गौरवशाली क्षण होगा।